बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट्स ऑन डेटर्स बेसिकली हमारा टॉपिक है जो आज के डिस्कशन का पार्ट बनेगा। और जैसा कि आपको पता है कि इसका प्रीवियस लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड कराया था वो कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएं तो उसकी प्लेलिस्ट के अंदर ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर आपको मिलेगा। आप उसको देखें। उसके अंदर जो इनिशियल हमने इसकी डिस्कशन की थी वो हमने बैड डेट्स को डिस्कस किया था। और बैड डेट्स को डिस्कस करके हमने कहा था कि ऐसे तमाम डेट्स जो हमें कंफर्म हो जाता है कि वो पैसा हमें नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे बैड डेट्स कहलाते हैं। और डिटेल डिस्कशन करके मैंने उसका कंसेप्ट भी आप लोगों को समझाया था कि उसका कंसेप्ट क्या है। और उसकी रीजंस भी थी कि किन किन वो कौन कौन सी वजूहात हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जो बैड डेट्स की तरफ आपके रिसीवेबल को लेकर जाती हैं। और फिर उसकी एंट्री हमने स्ट्रेट पढ़ी थी कि उसके एंट्री हम क्या करते हैं कि हम बैड डेट्स को डेबिट कर देते हैं और बैड डेट्स को डेबिट करके डेटर्स अकाउंट को जो है वो डायरेक्ट क्रेडिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद बैड डेट्स को जब क्लोज करना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बल्कि इनकम स्टेटमेंट अब यूज होता है कैम्ब्रिज में, तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके और बैड डेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं कि बैड डेट्स तो वो है जो आपको श्योर शॉर्ट पता है कि ये पैसा मिलना ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो रनिंग बिजनेस जब आपका चल रहा होता है तो देयर आर डेट्स जिसका आपको पता है कि ये पैसा, यानी देयर आर चांसेस कि वो पैसा आपको मिल भी सकता है। और लेकिन आपको एक फेयर चांस ये भी है कि वो ना मिले। जब आप इन बिटवीन होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फिर प्रोवाइड फॉर करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो प्रूडेंस का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। और प्रूडेंस का कंसेप्ट हमें बताता है कि अगर ऐसे तमाम एक्सपेंसेस या आपको प्रोबेबल फ्यूचर के अंदर आपको लगता है कि लॉस होगा या ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे और एक्सपेंस फॉर्म के अंदर कोई चीज़ होने जा रही है, तो उसको हम उसी ईयर्स के जिस जिस जो हमारा साल है, जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसी से रिलेटेड जो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर वहीं पर हमें एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे एसेट्स हैं, लाइक डेटर्स हमारा एसेट है जो बैलेंस शीट का पार्ट बनता है, तो उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। और अगर उसमें से कुछ अमाउंट प्रोबेबल है कि हमें नहीं मिलेगा तो उसे हमें अकाउंट्स में प्रोवाइड फॉर करना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने एजिंग पढ़ी कि अकाउंट रिसीवेबल की नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि एजिंग बनाती हैं। और एजिंग के अंदर क्या करते हैं कि वो डेट्स जो हमें नहीं मिल रहा है उसको उसकी एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बाइफरकेट कर लेते हैं। लाइक जैसे लेस देन 1 मंथ के हमारी जो अगर क्रेडिट टर्म्स हमारी ये है कि 30 डेज के अंदर जो है डेटर्स को पैसा दे देना चाहिए। अगर वो 30 डेज के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है तो फिर उसकी एजिंग शुरू हो जाएगी। लाइक लेस देन 1 मंथ, उसके बाद 2 मंथ्स हो गए सॉरी, और हमें पैसा नहीं मिला। इसी तरीके से 3 मंथ्स हो गए और 3 मंथ्स और 1 ईयर की स्लॉट के अंदर जो आ रहे हैं। उसके बाद उसकी उसकी फिर एक परसेंटेज हमें अंदाज़ा होता है अपने बिजनेस के अंदर। नॉर्मली हम बिजनेस कर रहे होते हैं कि कितना प्रोबेबल है कि कितने परसेंट ये पैसा, अगर टोटल हमारा से फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि ये 5000 है पाउंड है, तो इसका कितने परसेंट प्रोबेबल है हमारी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को या बिजनेस के ट्रेंड को देखते हुए, तो से 1% जो है हमें प्रोबेबल चांस है कि ये पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से वो डेट्स जिसकी एजिंग बढ़ती रहती है, जो पैसा आपको नहीं मिल रहा है उसकी फिर डेफिनेटली परसेंटेज भी बढ़ती रहती है। तो ये हमने बहुत डिटेल से इसको हमने डिस्कस किया था और डिस्कस करने के बाद फिर हम ये 2 पार्ट्स लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल से आपको बताए थे। उसके बाद फिर हम आए थे आगे अकाउंटिंग फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की सॉरी, जो एंट्रीज हैं वो किस तरीके से होंगी। तो एंट्रीज के अंदर हमने देखा था कि एंट्रीज जो है वो हम ये करते हैं कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको हमने पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट को हम डेबिट कर देते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में उसकी ट्रीटमेंट भी हमने देखी थी कि ट्रीटमेंट क्या होती है। तो ये एनी हाउ इसको आप डिटेल्ड से अगर जाकर देखें, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया उन तमाम लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। तो इसका डिटेल्ड लेक्चर, आप पहला लेक्चर ज़रूर देखें जाके, कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द होल कंसेप्ट।
एनी हाउ, अब हम आते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। ये जो आज का हमारा टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग द प्रोविजन, कि अगर आपका जो प्रोविजन जो पहले से पढ़ा हुआ था आपका, क्योंकि देखिए बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है, उसमें ये नहीं होता है कि बिजनेस आज चल रहा है कल बंद हो जाएगा। तो गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर जो है आपका बिजनेस रनिंग कंडीशन में चल रहा है, तो एक साल जब खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर भी आएगा। और आपके जो डेटर्स हैं, जो क्रेडिट के ऊपर माल आप बेचते हैं, वो डेफिनेटली बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को हम एडजस्ट कैसे करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी ट्रिकी पार्ट इन द एग्ज़ाम, के जब बच्चे इसको कर रहे होते हैं तो दे आर लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि यार प्रोविज़न फॉर डेट्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दिया हुआ है और नीचे भी वो कुछ बता रहा है, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, कितने अमाउंट से हमें एंट्री पास करनी चाहिए, बैलेंस शीट में हम क्या लेकर जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम क्या प्रेजेंट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम शुरू कर रहे हैं वो यही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सपोज दैट फॉर द सेम बिजनेस एज इन एग्जिबिट जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एट द end of the following year 31st December 2004 the doubtful debts provision needed to be increased, के जो हम लास्ट टाइम पढ़कर आ रहे थे उसमें इंक्रीज की जरूरत है। तो दिस वाज बिकॉज द प्रोविजन वाज कैप्ड एट 2%, के प्रोविजन आपने 2% के ऊपर रखा था, बट द डेट्स हैड राइजन टू 12,000 पाउंड, लेकिन आपके जो डेटर्स हैं उनमें 12,000 पाउंड का इजाफा हुआ। अ प्रोविजन ऑफ 200 पाउंड हैड बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, but we now want a total provision of 240 pound, that is 2% of 12,000 pound. All that is now needed is a provision for an extra 40 pound. The double entry will be, एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को, यानी इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके एंट्री देखें वही है जो लास्ट टाइम हमने सीखी थी। अब इसको मेरा ख्याल है सर से आपके गुजर गई होगी, तो इसको सिंपल लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए इसको ये है कि आपने लास्ट टाइम अगर मिसाल के तौर पे आपका अगर ये ट्रायल बैलेंस है, एज्यूम करते हैं कि इसको ट्रायल बैलेंस कर लेते हैं, और ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो इसका क्रेडिट के अंदर 200 लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 200 पाउंड दिया हुआ है, और ये डेटर्स, ये अकाउंट रिसीवेबल हम कर लेते हैं, ये डेटर्स हमारे डेबिट साइड के ऊपर 12,000 दिए हुए हैं, आप यूं समझे। और पॉलिसी आपकी क्या है, पॉलिसी आपकी ये है कि वो कहता है कि डेटर्स का जो 2% है, 2% ऑफ डेटर्स जो है वो कहता है ये डाउटफुल डेट्स है। अब देखिए सिंपल चीजें हो गई कि एक ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्रेडिट साइड के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, और ट्रायल बैलेंस में ही डेबिट साइड के ऊपर डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल आपको 12,000 दिए हुए हैं, और आपसे कहता है कि 2% जो पॉलिसी है, पॉलिसी क्या है कि जो डेटर्स है उसका 2% जो है प्रोबेबल है कि आपको नहीं मिलेगा। अब आप देखें 12,000 का अगर आप 2% निकालते हैं, तो 12,000 का 2% आप निकालें तो ये 240 पाउंड बनता है। अब ये 240 पाउंड आ गया, ईयर एंड पे आपको पता चला कि 240 पाउंड जो हैं वो प्रोबेबल हैं कि आपको नहीं मिलेंगे। अब अगर ये नहीं मिलेंगे आपको, तो आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर देखा, तो ट्रायल बैलेंस में पता चला कि प्रीवियस ईयर से जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके पैसे आए हैं वो 200 पाउंड हैं। तो अब कितनी 200 पाउंड तो ऑलरेडी क्रेडिट के अंदर पड़े हुए हैं, और आपको रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है आपको 240 पाउंड। तो कितनी एडजस्टमेंट आपको कितने की करनी है, 40 पाउंड की एडजस्टमेंट करनी है। और 40 पाउंड की एडजस्टमेंट क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे, हम जो बात कर रहे थे ये 40 पाउंड से, और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 40 पाउंड से। तो आई थिंक हैव यू गोट द पॉइंट कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया गया है
और आपको डेटर्स भी दिए गए हैं और आपको एक पॉलिसी दी जा रही है। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी आसान कर अगर आप करना चाह रहे हैं आपको समझने के लिए ये एडजस्टमेंट कि आप ट्रायल बैलेंस के अंदर देखें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको कितना दिया है, डेटर्स को आप देखें कि यार डेटर्स कितना है जो आपको रहना, और फिर पॉलिसी देखें कि कंपनी की पॉलिसी क्या है जिसका आप ये सवाल हल कर रहे हैं। जैसे हमारे वाले केस में 2% था तो 2% का 12,000 का 2% आप निकाला, 240 पाउंड आया। 240 पाउंड आने के बाद में आपने देखा कि ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस 200 रुपए का है, तो जो क्रेडिट बैलेंस है उसको आप माइनस कर दें, और आपको इंक्रीज चाहिए 40 पाउंड का तो 40 पाउंड का आप कर दें। देखें यहाँ इन्होंने समझाया भी है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, इसमें से एक्सपेंस देखें, ये 40 पाउंड को आपने यहाँ रिकॉर्ड करा, इसकी हिट जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर पड़ेगी, ये आपने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आपने क्या करा, देखें बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, ब्रॉड फॉरवर्ड आपका 200 पाउंड्स था, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट किया 40 पाउंड से, ये यहाँ आ गया, तो देखें ये आपका 240 जो आपका रिक्वायर्ड बैलेंस था पॉलिसी के हिसाब से वो आ गया, और यही अगले साल जो है ब्रॉड डाउन बनेगा, ये बैलेंस सीडी या सीएफ हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड जो अमाउंट करनी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी क्रेडिट साइड पर है, वहां लिख दें उठा के, जो आपने एडजस्टमेंट का इंक्रीज अमाउंट है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा, और यही बैलेंस सीडी बनेगा या सीएफ हो जाएगा, और ये बैलेंस बीडी या आपका बीएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर दें। और बैलेंस शीट, अब तीसरा अकाउंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे, देखें डेटर्स आपको 12,000 के दिए हुए थे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है 240 पाउंड। 240 पाउंड क्या है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉलिसी की परसेंटेज निकाल के जो अमाउंट आएगी वो एक्चुअली इनकम बैलेंस शीट के अंदर आपको लिखनी होगी। तो 12,000 का 2% देखें 240 आ गया, ये आपने माइनस कर दिया, तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन हो गई। तो तीन जगहों पे प्रेजेंटेशन आपको करनी है। एक आपको इनकम स्टेटमेंट वो आपसे पूछेगा, तो देखिए इसका आप एक बड़ा ट्रिक याद रखें, बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि जो पॉलिसी दी हुई है, जो परसेंटेज फॉर्म में अगर एग्जाम में आपको देता है, तो जो डेटर्स हैं उसका परसेंटेज निकाल कर जो रकम आएगी उसको याद रखें। परसेंटेज निकाल के टोटल रकम जो आएगी वो स्ट्रेट आपको बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए। ये तो आप याद रख लें कि जो परसेंटेज निकाल के टोटल फिगर आएगी वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगी, और ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पड़ी हुई है और जो निकली है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जितने से इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज का अमाउंट आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर नजर आएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो टोटल है हमेशा अपना जो बैलेंस सीडी और बीडी बनेगा वो हमेशा टोटल बनेगा। तो ये आप जहन के अंदर रखें उठा के, क्योंकि देखिए टोटल बनेगा तो ये, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो लेजर है, इसी का जो बैलेंस है वही असल में बैलेंस शीट के अंदर आप शिफ्ट करेंगे। तो ये जो बैलेंस शीट में जो रकम आ रही है यही टोटल आना चाहिए आपका बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लेजर में। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर ये आप याद रखें तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बड़ी हेल्पफुल होंगी। और ये वो क्वेश्चन है, इस किस्म के ट्रीटमेंट नॉर्मली हर साल ही आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर ओ लेवल के जो पेपर होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आपको नज़र आएगी। तो आप इसको ज़रा इसके ट्रीटमेंट को जहन के अंदर रखें और इसको देखें। तो इंक्रीज को आपने देखा कि अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। अब हम आते हैं कि अगर रिड्यूसिंग द प्रोविज़न, कि अगर हम प्रोविज़न को रिड्यूस कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो देखिए प्रोविज़न को रिड्यूस अगर आप कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। रिड्यूस करने का मकसद ये है कि ऑलरेडी जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, और ईयर एंड के ऊपर जो वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज निकालने को, तो ईयर एंड के ऊपर जो वो इस साल का उसका प्रोविज़न है, उसका बैलेंस है, उसका अमाउंट कम आया है। ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर फिगर ज़्यादा पड़ी हुई है। तो इसका मकसद हुआ एक तरीके से आपने पिछले सालों के अंदर जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था उसमें कमी आ रही है इस साल। तो अगर एक्सपेंस कम होता है तो आपको पता है कि आपके लिए एक तरीके से इनकम है। तो इसका मकसद है कि जब भी रिड्यूसिंग द प्रोविजन के अगर प्रोविजन की अमाउंट कम आ रही है तो आप समझ लें कि ये कंपनी को फायदा है, और एंट्री को रिवर्स कर देंगे, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को जो है वो क्रेडिट करेंगे और रादर डेबिट करेंगे, और इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को जो है हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन इनकम स्टेटमेंट को। तो इसको हम समझते हैं दोबारा ट्रायल बैलेंस से ही समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से करेंगे। तो देखते हैं।
अब देखिए उसी 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 क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं समझने के लिए। तो हमें ये पता है कि हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल जो पढ़कर आया उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस कितना था? देखिए 240 पाउंड था। इसको आप जहन के अंदर रखें। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी देखें यही आएगा। तो अगर हम सिंपल बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस है हमारा। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है वो जो डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 240 पाउंड जो है क्रेडिट के अंदर पड़ा हुआ है। और जो डेटर्स हैं हमारे इस दफ़ा, वो डेटर्स जो हैं वो 10,500 है। ये कर लेते हैं, ये आप जहन में रखें। तो ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 240 पाउंड हम पीछे से पढ़कर आ रहे हैं, वो इतना है। और डेटर्स इस दफ़ा हमारे पास 10,500 है। पॉलिसी हमारी वही है कि 2% ऑफ डेटर्स। तो 2% ऑफ डेटर्स अगर आप निकालें तो आप 10,500 पाउंड का अगर आप 2% निकालें तो देखें कितना बनेगा आपके पास? 10,500 मल्टीप्लाइड बाई 2%, तो ये 210 यानी 210 बनता है आपका। अब देखें 210 अगर ये बनता है आपका कि वो ये कहता है ईयर एंड के ऊपर जो 10,500 के डेटर्स हैं, इसका मकसद है पैसा आ गया होगा या इस दफ़ा आपकी सेल हो सकता है कम हुई हो, लेकिन आपके पास डेटर्स ईयर एंड के ऊपर जो है वो 10,500 पाउंड के हैं। और पॉलिसी आपकी वही है 2% के हिसाब से। तो अब आप क्या करेंगे? आपने 2% निकाला तो 2110 बना और आपके पास ऑलरेडी 240 पड़ा हुआ है। तो अगर 240 पहले से ही पड़ा हुआ है और आपको रिक्वायर्ड ईयर एंड के ऊपर 2110 है तो 240 तो देखें पहले ही पड़ा हुआ था। आपको 210 चाहिए, तो इसका मकसद है 30 जो पाउंड है आपके, वो क्या है? 30 पाउंड से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिक्वायर्स रिडक्शन, कि उसमें कमी आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लेजर के अंदर 240 पड़ा हुआ है और आपको पॉलिसी के हिसाब से 210 पाउंड चाहिए। तो 30 पाउंड का रिडक्शन है। अगर जब कभी भी ऐसा हो तो हमेशा क्या करें, उसी एंट्री को पलट दें। ये एक तरीके से आपका गेन है। आपकी इनकम हो गई कि लास्ट ईयर्स जो आपने एक्सपेंस की हिट ज़्यादा ली थी, इस साल आपके एक्सपेंस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स को डेबिट कर दें। इस एंट्री को याद कर लें आप बिल्कुल ढंग से, और क्रेडिट करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या इनकम स्टेटमेंट को। ये आप याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट आपको एग्जाम्स के अंदर मिलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ जहाँ आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें इनकम स्टेटमेंट से। तो डेबिट कर दिया आपने, ये डेबिट याद कर लें कि डेबिट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स को और क्रेडिट करना है इनकम स्टेटमेंट को। सेम देखें यही एंट्री हमने क्या करी थी, जब इंक्रीज हो रहा था तो हमने एंट्री क्या पास करी थी, हमने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट किया था और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने क्रेडिट किया था। अब क्योंकि ये रिडक्शन है तो इसी एंट्री को हमने पलटा। अब इसकी प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। देखिए ये बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीएफ 240 पाउंड, ये पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 30 पाउंड से रिडक्शन, और रिडक्शन की एंट्री हमने क्या देखी, डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को। तो ये हमने डेबिट कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 30 पाउंड से। और देखें वही एग्जैक्टली जो मैंने कहा था कि परसेंटेज निकाल के जो बैलेंस आ रही है, फिगर आ रही है, वो एक्चुअली बैलेंस बनेगी इस लेजर का। तो इसको बैलेंस सीडी भी हमने कर दिया, बैलेंस बीडी भी इसी फिगर को कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस दफा आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे। देखें ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। पहले हमने क्या किया था, जैसे आप पीछे देखें तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको हमने लेस किया था। देखें ये क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, अब क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो हमने इसको ऐड करा। ये आप जहन में रखिएगा कि जब कभी भी रिडक्शन का केस हो तो उसको ऐड करेंगे। देखें यहाँ माइनस की साइन के साथ था और यहाँ प्लस की साइन के साथ कि ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर ये ऐड हो रहा है। बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं है, आप डेटर्स को ऐसे ही लिखें जैसे मौजूद है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को वही 210 जो परसेंटेज निकाल के, जैसा कि मैं बता भी रहा हूँ कि परसेंटेज निकाल कर जो रकम आई है उसको आप लिखें उठा के। तो देखें ये यहाँ पर आ गया। तो ये ट्रीटमेंट आपने देखी कि किस तरीके से हमने करी। तो दिस इज़ वेरी आई मीन टू से इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। बिजनेस के अंदर भी ये बड़ा, रियल लाइफ के अंदर भी आपको पता है कि डेटर्स होते हैं, क्रेडिट पे माल बिकता है। तो जो जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे ही हो रही है जैसे कि आप सीख रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर कोई
थ्योरेटिकल चीज़ आप पढ़ रहे हैं अपनी बुक में और आपको पता है एज इट इज़ वो बिजनेस में भी अप्लाई हो रही है, तो अकाउंटिंग में तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं मोर और लेस यही सारे कंसेप्ट आपको रियल वर्ल्ड के अंदर मिलेंगे। तो डेटर्स का हमने देखा, हमने डेटर्स का कंसेप्ट को सीखा, हमने इंक्रीजिंग अगर इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने उसको सीखा। इसके अलावा अगर रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट हमने देखी क्या करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है, उसको हम थोड़ा सा ज़रा डिटेल से देखते हैं कि क्या है। और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के अंदर, इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को, यही एग्ज़ाम में इन्हीं तरीक़ों से एग्ज़ाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। तो हम ये करेंगे कि एक लेक्चर के अंदर कुछ प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स जहाँ जहाँ ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं उनको भी कर लेंगे, ताकि आपका ये सेशन जो है ये पूरा हो जाए। एनी हाउ आते हैं एग्जाबिट 25.6। इसको कहता है बिजनेस स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी 2002 एंड इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 दिसंबर एनुअली। कि इसका इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड is 31st December annually. A table of the debtors, the bad debts written off, and the estimated bad debts at the rate of 2% of debtors at the end of each year is given below. The doubtful, uh, the double entry accounts and the extracts from the final accounts follow. अब देखिए समझने के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हम इसमें देख रहे हैं कि एक बिजनेस है हमारा, वो 2002 के अंदर जो है वो हमारा शुरू होता है। तो अच्छी बात है कि स्टार्ट से हम देखते हैं, स्टार्ट्स देखते हैं कि उस साल ये हुआ कि हमने जो क्रेडिट माल बेचा था उसमें से हमें रिटर्न ऑफ करने पड़े 423 पाउंड। तो 423 पाउंड जो है हमने राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ का मकसद है, आप पढ़कर आ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई डेट्स जो हमें पता है कि वो पैसा हमें मिलेगा ही नहीं, तो अगर वो पैसा हमें नहीं मिलेगा तो हम उसकी डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं कि बैड डेट्स को डेबिट कर देते हैं और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और अगर हम डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो इसका मकसद हुआ कि डेटर्स का जब हम लेजर बना रहे हैं तो उस लेजर में से इसको माइनस कर देंगे। इसीलिए देखें दूसरे कॉलम के अंदर उसने लिखा है डेटर्स एट एंड ऑफ ईयर आफ्टर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, के बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ करने के बाद, माइनस करने के बाद ये फिगर आई है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो 6423 एक्चुअली आपके डेटर्स थे, उसमें से ये राइट ऑफ की फिगर जो आपको नहीं मिल रहा था ये क्रेडिट हो गया, तो आपके पास 6000 पाउंड जो है वो बचे। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको जहन के अंदर बैठाएं कि एग्जाम के अंदर वो क्या करता है। एग्जाम में वो आपको डेटर दे देगा, डेटर देने के बाद वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर बताएगा कि इस साल के अंदर ये कस्टमर्स हैं जिनको बैड डेट्स के लिए राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ करने के बाद फिर आपको पॉलिसी देके बताएगा कि अब बताएं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस कितना आना चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करें हमेशा कि ट्रायल बैलेंस अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें से वो वाले डेटर्स जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में राइट ऑफ करें और उसका इम्पैक्ट नहीं लिया है उसको माइनस करें। माइनस करने के बाद में फिर जो फिगर आए उस पर परसेंटेज को अप्लाई करें और फिर जो ट्रीटमेंट जो आपने अभी सीखी है इस तरीके से करें। तो सेकेंड ईयर के अंदर ये कहता है कि इतने राइट ऑफ हमने करे और उस राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस जो है डेटर्स का इतना था। थर्ड ईयर दे रहा है, फोर्थ ईयर, 4 सालों के डेटर्स। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और चारों साल के इसने राइट ऑफ दे दिए आपको, राइट ऑफ करने के बाद जो डेटर्स हैं उनका बैलेंस दे रहा है। और आगे कहता है डेट्स थॉट एट एंड ऑफ ईयर टू बी इम्पॉसिबल टू कलेक्ट 2% ऑफ डेटर्स। अब ये इम्पॉसिबल है थोड़ा सा, कि ये प्रोबेबल भी है, इम्पॉसिबल है कि भाई ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो हमने इन्हीं फिगर्स का 2% करके निकाल लिया। तो देखें 6000 का 2% 120 पाउंड बनता है, 7000 का 2% निकाला, 7750 का हमने 2% निकाला। इसी तरीके से जो ईयर एंड के ऊपर जो डेटर्स हैं, तो आपकी समझ आया कि ईयर एंड के ऊपर जो डेटर्स हैं स्ट्रेट वो परसेंटेज निकाल के सबसे पहले हमने क्या करा, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की फिगर निकाल ली जो पॉलिसी के हिसाब से बैलेंस शीट के अंदर जानी चाहिए। और हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो लेजर है वहां भी ये फिगर जानी चाहिए। तो अब देखें अगर वो आपसे कहता है बेड डेट्स का लेजर बनाए, तो देखें बेड डेट्स का लेजर जब वो कहेगा तो वो बहुत आसान है आपके लिए। आप तो ये करें कि सिंपल बेड डेट्स को डेबिट कर देते हैं और डेटर्स को हम क्रेडिट करते हैं। और उसके बाद बेड डेट्स की 2 एंट्रीज पास होती हैं। इसकी पहली एंट्री तो पास होगी कि बेड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होती है, ये हमने पीछे पढ़ी थी, बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। और दूसरी एंट्री क्या पास होगी, इसकी दूसरी एंट्री पास होगी कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे।
तो दो एंट्रीज होती हैं, इसकी जहन में रखिएगा। तो इसीलिए देखें बैड डेट्स को डेबिट किसकी वजह से करेंगे, डेटर्स की वजह से करेंगे। देखें चारों सालों का अगर हम 2002 में देखें तो दिसंबर 31 को हमने क्या करा, बैड डेट्स को डेबिट करा डेटर्स की वजह से, और फिर बैड डेट्स को क्रेडिट कर दिया इनकम स्टेटमेंट की वजह से। तो ये डेबिट क्रेडिट, इसका कोई बैलेंस याद रखिएगा ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता, और ब्रिंगिंग डाउन ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं करते बैलेंस को। तो जो डेबिट होगा वही क्रेडिट होके, डेबिट होगा डेटर्स की वजह से, क्रेडिट होगा इनकम स्टेटमेंट की वजह से, और इनकम स्टेटमेंट में क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से देखें सेकंड ईयर भी हमने यही एंट्री पास करी। अब फिगर है 510, ये 510 को इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर दिया। अगले साल है 604, और उसके बाद 604, और उसके बाद फिर 6110 और 6110। तो देखिए 4 इयर्स थे, 4 सालों के अंदर बैड डेट्स का जब आप लेजर बनाएंगे तो जिंदगी आसान है। बैड डेट्स में करना ही कुछ नहीं है, क्योंकि ये राइट ऑफ हो गए तो डेबिट कर दें डेटर्स की वजह से, क्रेडिट कर दें इनकम स्टेटमेंट की वजह से उसी अमाउंट से। और याद रखें इसका कोई भी बैलेंस नहीं होता ईयर एंड पर, ये क्लोज हो जाता है। तो बैड डेट्स की एंट्री तो आपने इस तरीके से कर दी। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को देखें। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो पहला साल है पहले साल के अंदर तो आपने देखा कि 120 पाउंड आया है ये। अब 120 पाउंड जब पहले साल आया तो हम क्या एंट्री क्या पास करते हैं, एंट्री मैंने आपको इसकी बताई थी, इसकी एंट्री पास होती है कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले साल क्या हुआ, 120 पाउंड था, आपने टेबल में देखा 120 पाउंड, देखें ये आ गया। ये 120 पाउंड कहाँ से आया है, ये 120 पाउंड देखें लेजर के अंदर जब हम आएंगे तो लेजर के अंदर ये फिगर पहले वाली से आई। तो 120 आपने देखा, तो हमने क्या करा कि प्रोविजन इनकम स्टेटमेंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट हो गया, और यही बैलेंस। अब देखें इसमें और बैड डेट्स में फर्क ये है कि बैड डेट्स जो है उसका बैलेंस नहीं होता, जबकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा बैलेंस होता है, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर ये डेटर्स में से माइनस होगा। तो अगर इसका बैलेंस होता है तो हमने बैलेंस सीडी इसको कर दिया, और बैलेंस सीडी आपको पता है कि बैलेंस बीडी बन जाएगा अगले साल। ये बैलेंस बीडी 120 पाउंड का बन गया। अब सेकंड ईयर देखें, यहाँ एडजस्टमेंट है। सेकंड ईयर वो कहता है कि आपके पास 140 जो परसेंटेज निकाल के फिगर आई वो 140 पाउंड होना चाहिए। तो अगर 140 पाउंड होना चाहिए तो आपको पता है कि 120 पाउंड तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और 140 पाउंड होना चाहिए। तो इस दफ़ा कितनी एडजस्टमेंट होगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, और इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 20 पाउंड से, बस। क्योंकि देखें ये 140 आ गया, और आपका रिक्वायर्ड कितना था, टेबल में आपने देखा कि आपको रिक्वायर्ड भी सेकेंड ईयर 140 पाउंड था। तो आपने 140 पाउंड कर लिया। यही बैलेंस शीट जो सेकंड ईयर का है वो थर्ड ईयर के अंदर 2004 है हमारा, तो 140 पाउंड का बैलेंस हम यहाँ ले आए। 140 पाउंड का बैलेंस लाने के बाद हम टेबल पर आएंगे तो थर्ड ईयर हमारी परसेंटेज से जो फिगर है 155 पाउंड बनती है। 155 पाउंड का मकसद है कि 140 ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं, 140 पाउंड पड़े हुए हैं, तो सिर्फ 15 पाउंड की एडजस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड है। तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 15 पाउंड से ये 150 आ गया, और 150 का ही बैलेंस हमें रिक्वायर्ड था। ये बैलेंस टीडी बन गया, उसके बाद फिर ये बैलेंस बीडी बन गया 150 पाउंड का। और फोर्थ ईयर के अंदर हम टेबल में देखें तो फोर्थ ईयर में वो कहता है डेटर्स इसके पास बचे हैं 6500 पाउंड के, और उनका बैलेंस है 130। तो 130 जो है वो आना चाहिए। अब देखिए डेटर्स कम हो जाते हैं, बस समटाइम्स ये होता है कि आपकी क्रेडिट जो पॉलिसी है उसको आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आपकी सेल्स हो सकता है कम हो जाए, आपकी रिकवरी की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, टाइम के ऊपर आपको पैसा कलेक्ट हो रहा है। तो देयर में भी मैनी रीजंस के जिसकी वजह से ये कमी आपको नज़र आ रही है। सेल्स में हो सकता है माली ना बिका हो इसलिए डेटर्स आपके कम है, रिकवरी अच्छी हो गई है इसलिए हो सकता है कि डेटर्स कम नज़र आ रहे हैं, हो सकता है राइट ऑफ आपने ज़्यादा कर दिए हो इसकी वजह से भी डेटर्स आपको कम नज़र आते हैं। तो एनी हाउ फोर्थ ईयर के अंदर हमारा 2005 जो है 130 पाउंड रिक्वायर्ड है, और 130 पाउंड रिक्वायर्ड तो है, ऑलरेडी पड़े हुए कितने हैं, तो ऑलरेडी 155 पड़े हुए हैं, 130 आपको रिक्वायर्ड है बैलेंस के अंदर। तो डेफिनेटली फिर आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अब हम डेबिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे और उसके रीजंस के इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। बैलेंस देखें वही 130 पाउंड आएगा। तो फोर्थ ईयर जो इस बिजनेस का है उसके अंदर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है 25 पाउंड का, क्योंकि बैलेंस रिक्वायर्ड जो है वो कम था
और ऑलरेडी आपके पास ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो इट्स एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। अगर आप इसको इसी एग्जाम्पल को ढंग से समझें तो इंक्रीज भी इसके अंदर आ रहा है, डिक्रीज भी आ रहा है, लेजर किस तरीके से बन रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। फिर अब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट भी हम देख लेते हैं चारों सालों में। तो देखिए 4 सालों में किस तरीके से कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो हम सिर्फ बता रहे हैं एक्सट्रैक्ट करके, आप भी इसी तरीके से खाली छोड़े इनकम स्टेटमेंट। आपको पता है पहले साल का जो बेड डेट्स था वो कितना था, 423 पाउंड था। तो 4.3 पाउंड जो है, 423 पाउंड आपको यहाँ दिया हुआ है, आप देख रहे थे। ये राइट ऑफ की फिगर जो है डायरेक्ट आएंगी जो हमने बेड डेट्स में करी है। तो ये 423 पाउंड आ गया। पहले साल आपको पता है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था वो इंक्रीज था उसमें 120 पाउंड का। तो ये मिला के जो है आपके पास 543 आ गए टोटल। सेकेंड ईयर में आएंगे तो बेड डेट्स की फिगर आपको पता है 5.10 पाउंड थी। ये डायरेक्ट लिख दें लाके प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में। इंक्रीज कितना हुआ है देखें आप, ये है ट्रिकी पार्ट। इंक्रीज 20 पाउंड है, देखें ये 20 पाउंड। ये कहाँ से आया है 20 पाउंड? ये वाला जो आपने सेकेंड ईयर में एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट की फिगर है वो एक्चुअली आपकी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। तो सेकंड ईयर की एडजस्टमेंट 20 पाउंड थी। इसी तरीके से थर्ड ईयर में आएंगे तो बेड डेट्स की फिगर ऐसे ही आ गई, और थर्ड ईयर में एडजस्टमेंट की फिगर जो है वो 15 है। देखिए ये 15 आपकी एडजस्टमेंट की फिगर है थर्ड ईयर की, क्योंकि इसमें सिर्फ 15 पाउंड का इंक्रीज था। उसके बाद फोर्थ ईयर में आपको पता है कि ऐसा नहीं है। फोर्थ ईयर के अंदर जो बेड डेट्स हैं वो तो वही दिए हुए हैं, लेकिन फोर्थ ईयर में आपको प्रॉफिट है एक्चुअली, क्योंकि आपका रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 25 पाउंड का। तो 25 पाउंड हमने देखे प्लस में लिखा है। तो टोटल क्योंकि 610 पाउंड्स का आपका बेड डेट्स था, 25 पाउंड का आपको प्रॉफिट हुआ एक तरीके से, क्योंकि आपका प्रोविजन में ऑलरेडी पड़ा हुआ। तो देखिए फोर्थ ईयर के अंदर 585 की, इनको जमा नहीं करा हमने, देखिए ऊपर जमा करते हुए आ रहे हैं। दोनों को जमा करा ये फिगर आई, दोनों को जमा करा ये फिगर आई, क्योंकि ये तो एक्सपेंस थे। फोर्थ ईयर में आया तो फोर्थ ईयर में एक तो स्ट्रेट एक्सपेंस था आपका, लेकिन यहाँ रिडक्शन हुई है तो इसमें से माइनस करके इसको लिखा। तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट इसकी थी। बैलेंस शीट के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर दो फिगर उठाए हैं स्ट्रेट आप। ये जो आपने टेबल बनाई है यही बैलेंस शीट है पूरी, देखें ये फिगर और ये फिगर, बस ये दो फिगर बैलेंस शीट में डालते चले जाए। जो परसेंटेज से रकम आपको जो अमाउंट आई है वो, और डेटर्स, ये दो फिगर आएंगी, बाकी वो एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। देखें 6120 स्ट्रेट, सेकेंड ईयर का डेटर 7140, 775 150, 6500 130। तो सिंपल आपका जो डेटर्स का ईयर एंड का बैलेंस था और जो परसेंटेज निकाल के फिगर आई वो आपने यहाँ लिख दी। तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट बन गई, इनकम स्टेटमेंट भी बन गई, और आपने लेजर की ट्रीटमेंट देखी। आपने देखा कि अलाउंस फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर डाउटफुल डेट्स अगर बढ़ते हैं तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अगर डिफरेंट ईयर्स में ट्रीटमेंट आपने सीखी। तो आई थिंक होप ये समझ आया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करें आप, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। एक और एडजस्टमेंट होती है इसमें, उसमें बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड का मकसद ये है कि एक जो राइट ऑफ आपने कर दी कोई फिगर, और आपको पता है प्रोबेबल था, बल्कि कंफर्म था कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपने उसको बैड डेट्स में डाल दिया। लेकिन समटाइम्स इट हैपन कि वो लोग जो बिजनेस ख़त्म करके चले गए, दे कम बैक इन द बिजनेस, वो बिजनेस में वापस भी आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं दे आर ऑनेस्ट, कारोबार करना चाहते हैं, तो वो जो पैसा बिल्कुल ही आप राइट ऑफ करके बैठे हैं वो पैसा भी आपको सम टाइम बिजनेस के अंदर मिल जाता है। पीपल कम बैक इन बिजनेस, दे आर ऑनेस्ट, वो आपको पैसे वापस कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपका हो जाता है तो इसका मकसद है कि सबसे पहले इसकी दो एंट्रीज पास करेंगे। आपको पता है जब राइट ऑफ किया था हमने, राइट ऑफ की एंट्री क्या थी? राइट ऑफ की एंट्री थी कि बैड डेट्स को डेबिट करा था हमने और डेटर्स को क्रेडिट किया था। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट क्योंकि आपने क्रेडिट कर दिए हैं और ये आपकी रिकवरी हो रही है कि वो पैसा आपको दे रहा है, तो सबसे पहले तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दें आप, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दें। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एक तरीके से आपका प्रॉफिट है, आपकी इनकम है, और ये जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट में जमा कर देंगे, प्लस करेंगे ले जाके। ये आप जहन में लिख लें अपने पास कि बैड डेट्स रिकवर्ड को आखिर में क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री, जब बैड डेट्स रिकवर्ड को क्लोज करेंगे तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट।
तो ये इनकम स्टेटमेंट में प्लस हो जाएगा जाके। और सेकंड एंट्री सिंपल, जैसे आपके पास जब डेटर से आप पैसा लेते हैं कैश या बैंक को डेबिट कर दें और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दें, तो ये दो एंट्रीज हैं जो आपको बैड डेट्स रिकवर्ड में अपने जहन के अंदर रखनी है। पहली एंट्री ये कि री इंस्टेट कर दें, इसको अकाउंटिंग के टर्म में कहते हैं री इंस्टेटमेंट। री इंस्टेटमेंट, तो री इंस्टेट करना माने, री इंस्टेट माने उसको दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पर लेकर आना। तो डेटर्स तो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। से फॉर एग्जांपल एक तस्लीम नाम का बंदा है, उसने वो पहले जो था वो बैंकरप्ट हो गया था, वो बिजनेस, हमने उसके अकाउंट्स को डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तस्लीम नाम का डेटर्स तो है ही नहीं। अब जब वो वापस आके पैसे दे रहा है आपको, तो सबसे पहले उसको वापस डेबिट करें उठा के, तो तस्लीम अकाउंट को डेटर्स को डेबिट करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट, और बाकी जो नॉर्मल एंट्री होती है वो दो करें। तो ये दो एंट्रीज आपके पास होंगी। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये चला जाएगा, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह सेम है। या डेटर डेबिट और क्रेडिट करके लेजर में डाल के ईयर एंड का बैलेंस निकालेंगे। तो ये आपने देखा कि बैड डेट्स रिकवर्ड एक और कंसेप्ट है जो एग्जाम में आता है, तो ये भी आपने सीखा कि इसकी दो एंट्रीज होती हैं। पहले रीइंस्टेट करते हैं, उसके बाद में फिर इसको डेबिट क्रेडिट करके पैसा रिसीव कर लेते हैं। एक और कंसेप्ट है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर ही आता है, और ये भी एक बाज़ एग्जाम के अंदर आता है, तो इसको भी थोड़ा सा चलते चलते देख लेते हैं। ये सिंपल वही है आपका, इसमें ये करता है कि प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कैश डिस्काउंट का मकसद क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि आप जो कस्टमर्स हैं उनको एक इंसेंटिव देते हैं। सम बिजनेसेस क्रिएट प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट टू बी अलाउड ऑन द डेटर्स आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट। कि वो प्रोविजन करते हैं, वो कहते हैं लोगों को हम इंसेंटिवाइज करने के लिए। दस दे मेंटेन इज क्वाइट लेजिटिमेट as the amount of doubtful less any doubtful debts provision is not at the best estimate of collectible debts। तो होता क्या है, ये एक कंसेप्ट है जिसके अंदर ये जो बिजनेस है वो एक्चुअली एक्चुअली इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। रियल वर्ल्ड में आपको इसका अक्सर एप्लीकेशन नज़र आएगा कि लोग अपने डेटर्स को, खास तौर पे अभी अगर आप देखें तो ये जो कोविड आया है इसको समझने के लिए डिफरेंट क्लब्स हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपने डेटर्स को, उन्हें पता है कि डेटर्स के पास पैसे नहीं है, तो वो कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। उन्होंने करा, बल्कि बहुत सारे लोग करते हैं कि यार अगर आप इस डेट तक ये पैसे रिसीव कर दें तो हम इतना आपको कैश डिस्काउंट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10,000 आपको पे करना है, इसका 20% जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं कि हम आपसे नहीं लेंगे अगर आप बाकी पैसे देते हैं। तो ये बड़ा हो भी रहा है और प्रैक्टिकल भी है कि लोग क्या करते हैं कि यार एक्चुअली चलें कुछ पैसा तो हमें मिलेगा ना, तो हम, और फिर आता भी है इस किस्म की स्कीम्स, जो बिजनेस शुरू करते हैं उनको रिकवरी भी होती है। तो एनी हाउ ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। और इसको फिर किस तरीके से करते हैं, इसको भी देखें, ट्रीटमेंट आसान है। यहाँ डेटर्स हैं, देखें 4,000 कहते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है आपके 200 पाउंड के आ रहे हैं। आपको एक नया उसने स्लॉट क्रिएट करी, कहता है प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट अलाउड जो है वो इतनी इतनी परसेंटेज से होगा। ये परसेंटेज उन्होंने करी। तो इसको आप जहन में रखने के लिए जब भी जो आपको एग्जाम में दिया जाए, तो सबसे पहले तो जो डेटर्स आपका मौजूद है और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको माइनस करके परसेंटेज अप्लाई कीजिएगा। डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई ना करें। इसे 4,000 में से जब आप 200 पाउंड को माइनस कर देंगे तो फिर ये परसेंटेज आएगी। जैसे 4,000 है, इसमें से 200 पाउंड का प्रोविज़न ऑलरेडी दिया हुआ है, 3,800 का अगर आप 2% निकालें तो वो 76 बनता है। इसी तरीके से आप सेकेंड ईयर में भी फिर यही कीजिएगा। और इसकी ट्रीटमेंट भी देखें, जैसे हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का पढ़ा था, सेम इसी तरीके से इसकी ट्रीटमेंट भी है। सीखते हैं किस तरीके से हैं। जैसे देखें, पहले साल हमने क्या करा, पहले साल हमने प्रोविज़न फॉर कैश डिस्काउंट का जब हम ये लेजर बनाएंगे, तो पहले साल तो मैंने आपको बताया, देखें ये 76 आ गया। कैसे आया कि 4,000 में से 200 पाउंड को माइनस किया और इसका ये 2% लगाया तो 76। जब ये 76 आया, अच्छा इसकी एंट्रीज भी सेम है। इसकी एंट्री क्या पास होगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो देखें, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट की वजह से इसको क्रेडिट किया और देखें यही बैलेंस शीट ही यहाँ पर बन के आ गया। ये भी बैलेंस होगा और ये डेटर में से माइनस होगा।
हम इसके ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर भी देखते हैं, अभी हम इसको यहाँ समझते हैं। अब देखिए सेकंड ईयर में क्या हुआ कि जो बैलेंस शीट ही था, देखें ये बैलेंस बीडी बन के यहाँ आ गया, बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का पढ़ा था, वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करा, अगला साल था 5000, तो 5000 में से इस 350 को पहले माइनस करें। तो देखिए 5000 में से आपने 5000 में से आपने माइनस कर दिया इस 350 को, तो ये माइनस करें, ये माइनस करके कितना आ गया, तो 5000 माइनस 350, ये आपके पास 4650 आ गया। इसकी आप ये परसेंटेज 2% निकाल लें, जो कैश डिस्काउंट की आपको कहता है। तो 4650 का जब आप 2% निकालते हैं तो ये 93 बनता है। अब देखिए आपको 93 रिक्वायर्ड है और 93 में से ऑलरेडी 76 पड़ा हुआ है, तो डिफरेंस कितना आया, 17। वो यहाँ देखो डिफरेंस, सेम कंसेप्ट जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में हमने पढ़ा। तो हमारी एडजस्टमेंट कितनी होगी, क्योंकि हमें 93 चाहिए, तो 17 की एडजस्टमेंट हुई। और देखें यही बैलेंस शीट यहाँ बन गया, ये बैलेंस शीट यहाँ उठ के बैलेंस बीडी बन गया, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस है। और थर्ड ईयर के अंदर क्या बताता है, थर्ड ईयर में कहता है 4750, तो 4750 में से माइनस कर दें आप 250 को, तो 4750 माइनस 250, ये आपके पास बन जाएगा, ये बन गया 4500, और इसका जनाब वही 2% जो ये कह रहा है, तो ये 90 बन जाएगा। इसका मकसद है थर्ड ईयर में 90, और देखें ये 93 ऑलरेडी पहले था, इसका मकसद है अब रिडक्शन होगा इसके अंदर 3 पाउंड का। तो बैलेंस डी यानी वो ये इंक्रीज और डिक्रीज की बात है, जैसे हमने पढ़ा कि इंक्रीज करेंगे या रिडक्शन है, तो थर्ड ईयर में आके रिडक्शन हो गई, क्योंकि ऑलरेडी 93 पाउंड पड़े हुए थे, आपको 90 रिक्वायर्ड, तो 3 की आपके पास ये एडजस्टमेंट आ गई। लेकिन ये प्रॉफिट है आपका, ये दोनों आपके एक्सपेंस नेचर की चीज़ें हैं, और ये आपका रिडक्शन प्रॉफिट आ गया। बैलेंस शीट के अंदर ट्रीटमेंट सेम है। बैलेंस शीट में ग्रॉस के अंदर हम क्या करेंगे, तो वो तो ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ दें, एक्सपेंस पहले साल का एक्सपेंस 76 है, अगले साल के अंदर देखें वो जो एडजस्टमेंट की फिगर है, और यहाँ आपका ऐड हो जाएगा। 2 सालों के अंदर तो एक्सपेंस है ये, और थर्ड ईयर में था तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो आपको समझ आया कि जब एक्सपेंस होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे, और देखें थर्ड ईयर में हमने ऐड कर दिया 3 पाउंड को। तो आप समझ में आ रही होगी कि जो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमेशा क्या करते हैं कि जो इंक्रीज हो रहा होगा सिर्फ उस अमाउंट को लेकर जाते हैं सॉरी, और अगर रिडक्शन है तो उसको ऐड कर लेंगे। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट सिंपल है बैलेंस शीट में देखें 4000 था, 200 पाउंड, ये 2 फिगर आपको दी हुई थी, ये तीसरी फिगर आपने निकाली थी परसेंटेज निकाल के, तो परसेंटेज निकाल के ये माइनस करें, ये आ गया। सेकेंड ईयर में करेंगे 5000 दिया हुआ था, 350 भी दिया हुआ था, ये 93, ये हमेशा लेजर का बैलेंस आएगा। देखिए ये लेजर का 90 आ गया, 93 आ गया, ये वही लेजर के बैलेंस माइनस होंगे। सेम कंसेप्ट जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर पढ़ा था, वही प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं अगर आ जाए कि प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट क्या है। तो प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट जो है वो इन एडिशन टू के आप जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अलावा भी बिजनेसेस जो होते हैं वो इंसेंटिवाइज करने के लिए, अपने कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, वो कहते हैं कि अगर हम इनको कैश डिस्काउंट दें तो हमारी रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाएगी, और रिकवरी जल्दी होगी तो पैसा हमारे पास आएगा, पैसा आएगा तो वर्किंग कैपिटल हमारा अच्छा हो जाएगा। तो वो ये कैश प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट की को भी बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। तो अगर आ जाता है तो आप इस तरीके से ट्रीटमेंट कीजिएगा, ट्रीटमेंट करके तो आसान है। देखें ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी, ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, रिडक्शन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स को पढ़ा हमने, रिडक्शन की ट्रीटमेंट देखी, बैलेंस शीट कैसे बनती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर कैसे बनता है, बैलेंस शीट में कैसे लेकर जाते हैं। तो ये तमाम ट्रीटमेंट हमारी ख़त्म हुई। इसके अंदर अगर ये तमाम कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए हैं तो होपफुली इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और
आप जो भी कुछ आपने पढ़ा है इसको आप एग्जाम के अंदर ट्राई कीजिएगा, जाके एक एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को देखिए। अगला लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कराऊंगा उसके अंदर हम प्रीवियस सॉरी और एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस हमारे आए थे उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ इसकी भी पेपर्स हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली तौर आप जो एग्जाम्स के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपकी समझ में आ जाए। होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको देखिएगा इंशाल्लाह और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्राचीन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसकी जो प्लेलिस्ट है अगर आप वहां जाएं तो आप, वो लोग जो बिल्कुल नए हैं पहली दफ़ा ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कि वहां पर बहुत जो पास्ट एमसीक्यूज का पेपर है वो भी आपको नज़र आएगा उसके अंदर, और भी वीडियोज़ हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स है, मैथ के बहुत अच्छे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेम द सब्जेक्ट यू फाइंड द टीचर देयर। तो वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और इसको ये जो सिलसिला हमने शुरू करा है इसको फैलाने में थोड़ी हेल्प करें हमारी। और अगर कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आती, स्पेसिफिकली आप समझना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट्स के अंदर लिखें, उस पर भी फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी सिलसिले की जो तीसरी वीडियो है जिसमें हम एग्जामिनेशन पेपर्स वगैरह करेंगे। इसमें अगर किसी को लगता है किसी किसी ईयर का कोई कोई ख़ास तौर पे कोई सब टॉपिक है, कोई पेपर है जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो वो कमेंट के अंदर लिखें, फिर हम उसको भी स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।